नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पड़ेगांवकर हूं और मैं कंसल्टेंट हूं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैंसर बीमारी क्या है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और कौन से प्रकार के कैंसर है जो हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये बीमारी क्या है। तो कैंसर एक बीमारी है जिसे WHO के मुताबिक जिस तरह से हर परिवार में अभी हम देखते हैं कि डायबिटीज हो रहा है, उसी तरीके से आप देखेंगे आपके परिवार में, मोहल्ले में कैंसर भी उसी तरीके से फैल रहा है। अब सवाल यह है कि कैंसर है क्या। तो अगर हम इसे सरल भाषा में समझना चाहे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है और ये सेल, हर सेल मल्टीप्लाई करता है। तो ऐसा पुराने ज़माने में बोला जाता था, हर साल हमारा शरीर पूरा बदल जाता है। मतलब हमारे शरीर के जितने सेल हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, जितने अंग हैं, उनके सेल्स जितने हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। पुराना सेल मर जाता है और उसके सामने नया सेल आ जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक नई पीढ़ी आ जाती है और पुरानी पीढ़ी जो है वो खत्म हो जाती है और उसे बॉडी अपने हिसाब से हैंडल कर लेती है। कैंसर में ये होता है कि जब सेल डिवाइड करता है, मतलब जो मदर सेल से जब डॉटर सेल बना, तो मदर सेल मरती नहीं है, वो वैसी की वैसी रहती है और डॉटर सेल भी साथ में जिंदा रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये सिस्टम था बॉडी का कि जब एक नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी खत्म हो जाती है, तो ये होता नहीं है। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हर पीढ़ी चलते जाती है और हर सेल उसमें जिंदा रहता है। दूसरा एक सिस्टम जो बॉडी में रहता है कि वो ये डिसाइड करके रखता है कि कौन से ऑर्गन का सेल एक साल में या एक समय में कितने बार डिवाइड करेगा। तो ये रेगुलेशन भी है, ये भी चले जाता है। इसका मतलब अगर किसी सेल का ये नेचर है कि वो साल में 10 बार ही डिवाइड होने वाला है, तो कैंसर होने के बाद वो नेचर हो जाता है कि वो साल में 1000 बार या 1 लाख बार डिवाइड होगा और वो जितने बार डिवाइड होगा तो उनमें से कोई भी सेल मरेंगे नहीं। इस दौरान जिस ऑर्गन में ये डिवाइड होते हैं वहां की ब्लड सप्लाई एक डेफिनेटिव अमाउंट में रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम एक इनडेफिनेट ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन को बॉडी दे दे। तो ये सेल क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज इनका ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहता है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे दूसरे सेल में जाते हैं, ब्लड वेसल को इन्वेड करते हैं ताकि वो दूसरे सेल में पहुंचे और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले। और इस दौरान जो हम ये कहते हैं कि कैंसर जब पता चला या छोटा सा कैंसर था बट शरीर में फैला हुआ था, उसका रीजन यही होता है, वो सेल प्राइमरी ऑर्गन में डिवाइड करते हैं और वो अपने ग्रोथ के लिए दूसरे ऑर्गन में जाते हैं और फिर वो वहां डिवाइड करते हैं, जिससे बोला जाता है कि कैंसर का फैलाव हो गया है। तो अगर इसे हम डिफाइन करें कि व्हाट इज कैंसर, तो सिंपल भाषा में बोला जाता है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स से हम समझ सकते हैं कि यह कैंसर है। ऐसे कौन से अंग हैं जिसमें कैंसर हो सकते हैं और पुरुष और महिलाओं के कैंसर में कौन से ऐसे कैंसर है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पे कैंसर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सिर से लेके पैर तक हर जगह पे, हर ऑर्गन पे, इवन हमारी चमड़ी के ऊपर, हमारे हड्डियों पे, हमारे सॉफ्ट टिश्यू पे, पेट के अंदर जितने ऑर्गन है जिनमें प्रमुख लीवर आता है, स्टमक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, इनमें हर किसी में कैंसर हो सकता है। अगर हम चेस्ट में आए तो लंग कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। एक जो कैंसर हम जिसके बारे में बात करना भूल जाते हैं वो है ब्लड कैंसर, या जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका कैंसर, जिन्हें लिम्फोमा कहा जाता है। मुंह के अंदर का कैंसर जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है भारत में, जिसमें गाल का कैंसर, जो जबड़े का कैंसर है, जीभ का कैंसर, स्वर पेटी का कैंसर, हमारे जो खाने की नली है जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, इसका कैंसर, ब्रेन के ट्यूमर होते हैं तो इनका कैंसर होता है। स्त्री रोग में अगर देखा जाए तो ओवरी का कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वजाइना का कैंसर, इन हर जगह पे कैंसर होता है। तो अगर देखें तो हमारे सिर से लेके पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें कैंसर नहीं हो सकता है। अगर हम ये देखें पुरुषों और महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में बात करें तो पुरुषों में 2 कैंसर सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है मुंह के कैंसर और लंग का कैंसर, और इनका जो प्राइमरी कॉज है वो है तंबाकू। तो अगर हम टोबैको या फिर तंबाकू को हर फॉर्म से, मतलब उसको अगर हम तंबाकू जैसा खाते हैं चूना में मिला के, या फिर जो पाउच में जो मसाला मिलता है वो खाते हैं, या स्मोक करते हैं बीड़ी या सिगरेट, तो ये प्रमुख कारण है। या फिर हमें बोलना चाहिए ये ऑलमोस्ट 95% केसेस में मुंह के कैंसर, थ्रोट का कैंसर या फिर हमारे लैरिंग्स का, वॉइस बॉक्स का कैंसर और लंग कैंसर का जो कारण है वो टोबैको है। और ये मोस्ट कॉमन जो 2 कैंसर है ये मेल्स में, मतलब पुरुषों में पाए जाते हैं।
महिलाओं के कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर महिलाओं में है वो ब्रेस्ट कैंसर, मतलब स्तन का कैंसर। और सेकंड जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर, इसका मतलब गर्भाशय के मुख का कैंसर। सरप्राइजिंगली थर्ड कॉमन कैंसर है वो जो है वो भी मुख का कैंसर है महिलाओं में। तो अगर हम देखें पुरुषों में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है तो मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर। महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल कैंसर और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो अगेन मुंह का कैंसर है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉमन दो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, क्या इससे बचाव संभव है कि नहीं। तो अगर ये देखा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है, प्रायः ये माना जाता था कि ये जो एल्डरली वुमेन है, मतलब जो 45 या 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। बट पिछले एक दशक में, पिछले 10 साल में यह जो थॉट था ये अब चेंज हो गया है। तो अब ऐसा है कि 30 से 40 साल की भी महिलाओं में बहुत कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, और इसका जवाब है बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है अगर हम रेगुलर चेकअप में रहे तो इससे बचाव किया जा सकता है। चेकअप में हमें क्या करना है, तो चेकअप दो तरीके से किया जाता है, एक तो जो महिला जो खुद करती है और एक जो डॉक्टर के पास किया जाता है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यह पेशेंट को हर महीने में एक बार करना चाहिए। इसका एक पूरा प्रोफार्मा है, एक पूरा तरीका होता है जो आप किसी भी कैंसर की वेबसाइट में जाके या फिर एक यूट्यूब के चैनल पे या अपोलो कैंसर हॉस्पिटल के चैनल पे भी देख सकते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया कैसे जाता है। उसमें 8 से 10 पॉइंट होते हैं। कुछ पार्ट को आपको खड़े होकर करना पड़ता है, कि इसको आपको लेट के करना पड़ता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी होती है वो यह होती है कि ब्रेस्ट में कहीं पे कोई गठान तो नहीं है, क्योंकि जो सबसे कॉमन सिम्टम या सबसे कॉमन कंप्लेन होती है किसी भी पेशेंट की जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होता है कि उनके स्तन में कोई गठान है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में पेशेंट को सिर्फ ये ट्रेन किया जाता है, या नॉर्मल स्त्रियों को ये ट्रेन किया जाता है कि हमें किसी गठान को फाइंड आउट करना है, और अगर हमें कोई भी ऐसा कुछ कहीं पे भी लगता है दोनों ब्रेस्ट में कि कोई गठान जैसा कुछ फील हो रहा है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा जो होता है पार्ट ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए वो है डॉक्टर द्वारा किए जाने वाली जांच। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जांच है वो है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक तरह का स्पेशली डिजाइंड एक्सरे है जो सिर्फ ब्रेस्ट को एक्सरे करता है, और ब्रेस्ट में एक्सरे करने के बाद वो जिस डिसीज को पकड़ता है उसको हम बोलते हैं DCIS, मतलब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। अभी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू क्या है, तो एक सेल होता है नॉर्मल सेल, एक सेल होता है कैंसर का सेल। जब नॉर्मल सेल कैंसर में बदल गया, इन सीटू मतलब इसके बीच की जगह, मतलब ये जो सेल है, ये जो हमारे ब्रेस्ट में जो चेंजेस हुए हैं ये कैंसर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, बट ये अभी कैंसर में डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये वो स्टेज है जिसमें हम मैमोग्राफी के द्वारा ये पता करते हैं कि हाँ ये जो मरीज है इसके ब्रेस्ट में ये चेंजेस आने चालू हुए हैं। उसे बायोप्सी द्वारा कंफर्म किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। इससे यह फायदा होता है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम होता है, और हम होल ब्रेस्ट को ट्रीट करके इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक होने की ऑलमोस्ट 100% करते हैं कि ये फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट ना हो। तो मैमोग्राफी, और इसे करना कब है, 40 साल के बाद। तो 40 साल की जितनी महिलाएं हैं साल में एक बार हमें सिर्फ मैमोग्राफी करना है। इसे हर महीने, हर 3 महीने में करने की जरूरत नहीं है। साल में अगर हम एक बार मैमोग्राफी करते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो उसको हमें अगले साल करना है फिर से। अगर उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको एडिक्वेट टेस्ट बताएंगे। वो टेस्ट बता के हमको कंफर्म करना है कि उसमें इन सीटू डिसीज है क्या, और है तो उसे ट्रीट करा के हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, मतलब गर्भाशय के मुख के कैंसर के बारे में। तो महिलाओं का जो सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। सेकंड कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर में। दोनों कैंसर की ये अच्छी बात है कि दोनों कैंसर से अगर हम बीमारी के बगैर ही अगर हम अपनी रेगुलर जांच कराएं तो ये बीमारी होने के पहले ही हम पता कर सकते हैं कि इस स्त्री में ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर होने के चांस है, और कैंसर होने के पहले ही हम ट्रीट कर सकते हैं। हमने तीसरे भाग में यह जाना कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि हम सर्वाइकल कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ऑलमोस्ट 98 to 99% जो केसेस सर्वाइकल के कैंसर के हैं वो HPV वायरस से होता है। जिस तरह से कोरोना वायरस था वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन से सालों बाद जो सर्विक्स है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है HPV वायरस का वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है।
तो बचाव का जो सबसे पहला सोर्स स्टार्ट होता है कि हमें वैक्सीन लेना है, और जो आइडियल एज है वैक्सीन लेने की वो है 9 से 16 साल की। तो हमारे घर में जितने बच्चे हैं जो 9 से 16 साल के बीच है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेल है कि फीमेल है, उन्हें 2 वैक्सीन के डोज हमें लगवाना है, एक फर्स्ट डोज और 6 महीने बाद सेकेंड डोज। और ये वैक्सीन लगवा लेने से ऑलमोस्ट 95 to 97% चांस होता है कि फीमेल को सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सेकंड, ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है या आज उनकी एज 16 साल से ज्यादा है, वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि उन्हें 3 डोज वैक्सीन का लेना पड़ता है और इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप ऑलरेडी HPV से इन्फेक्टेड हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम मैमोग्राफी कर करके पता करते थे कि क्या ये ब्रेस्ट में ऐसे कोई चेंजेस हैं जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसी प्रकार सर्विक्स के कैंसर को भी जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पैप स्मीयर। और पैप स्मीयर में हमें यह पता चलता है कि क्या ये सर्विक्स में ऐसे चेंजेस होने स्टार्ट हुए हैं जो कि फ्यूचर में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो। तो जो पैप स्मीयर का रिजल्ट है वो 3 स्टेज में मिलता है हमें। आइदर या तो पैप स्मीयर नॉर्मल है, मतलब ये सर्विक्स एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं अभी, और उसके बाद CIN1, CIN2, CIN3 इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। अगर CIN1 है तो ये आराम से क्योर किया जा सकता है, CIN2 को भी क्योर किया जा सकता है। अगर आपके उस आता है कि आपको CIN3 है तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने का चांस है और इसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पैप स्मीयर की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमें मैमोग्राफी हर साल करना पड़ता है, अगर आपका एक पैप स्मीयर नेगेटिव है तो नेक्स्ट पैप स्मीयर आपको 3 साल बाद करने की ज़रूरत होती है। तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर साल हम पैप स्मीयर करें और ये पता करते रहे कि हमारे सर्विक्स में चेंजेस हैं कि नहीं है। अगर हमारा CIN1 या कोई भी चेंजेस आते हैं सर्विक्स में तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है और उसको हम पहले ही पता कर सकते हैं, सर्विक्स को पहले ही नॉर्मल की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे ये कभी भी सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट ना हो। ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें यह समझ में आए कि मैं या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है? तो सबसे बड़ी बात हमें ये जानना चाहिए कि ऐसा कोई भी परेशानी, शारीरिक परेशानी जो दवाई लेने के बाद भी या बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, तो यह हमको एक कैंसर के लक्षण की तरफ ढकेलती है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करें कि मुंह का कोई भी छाला जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बाद, हमारे जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनको दिखाने के बाद और आपके मल्टीपल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे हमें सोचना चाहिए कि ये कैंसर में कहीं कन्वर्ट तो नहीं हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है शरीर की कोई भी गठान, जैसे कि हाथ पैर में अगर कोई गठान जो अचानक उत्पन्न हुई हो या तेजी से बढ़ना चालू हो गई हो, या ब्रेस्ट की गठान हो जो पहले से नहीं थी अभी मरीज को दिख रही है और वो बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है ऐसी कोई भी गठान जिसमें दर्द ना हो। अगर दर्द रहित गठान है तो ये ज़्यादा संकेत करती है कैंसर होने के, ना कि अगर उसमें दर्द हो तो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है भूख ना लगना। आप नॉर्मल थे, अब आपको भूख नहीं लग रही है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब आपको भूख भी नहीं लगता है और आपका वेट लॉस भी होते जा रहा है। यूजुअली अगर 10% से जितना भी आपका वेट है, अगर 1.5 से 2 महीने में 10% से ज़्यादा आपका वेट लॉस हो रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है और उसके लिए हमें एक मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। दूसरी चीज़ है बॉडी के कहीं से भी किसी भी ओरिफिस से अगर ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब है अगर आप मोशन पास कर रहे हैं उसमें ब्लीडिंग हो रही है, अगर पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग आ रही है, आपका जो कफ है या स्पूटम जो आ रहा है उसमें अगर ब्लड आ रहा है, या उल्टी जो हो रही है उसमें अगर ब्लड आ रहा है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है और हमें एक विशेषज्ञ से बिल्कुल जांच करा के इसको कंफर्म करना चाहिए कि कैंसर है या कैंसर नहीं है। धन्यवाद।